नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी लखनऊ के रहने वाली रागनी, जिसका नाम है। तो चलिए, ये कहानी लखनऊ के भूतिया हवेली का खौफनाक रहस्य पे आज दोस्तों बात करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है लखनऊ की भूतिया हवेली का खौफनाक मंजर। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। हवेली के बाहर बारिश हो रही थी। बूंदों की टपाटप खंडेरों की टूटी छतों से टकरा रही थी, जैसे कोई सदियों से सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हो। रागनी, एक युवा इतिहासकार, कांपते हाथों से पुरानी दस्तावेज को पकड़कर हवेली के फाटक के सामने खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं। उसके पिता ने उसे बचपन में इसी हवेली से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी, पर अब पिता नहीं रहे और उनके आखिरी शब्द, अगर कभी उस हवेली के अंदर गई तो लौट नहीं पाओगी रागनी। पर उसे जाना था। उसे अपने पिता की रहस्यमयी मौत का जवाब चाहिए था। रागनी ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ही चरमराकर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में सीलन और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, एक तेज ठंडी हवा ने उसकी लो बुझा दी। अब हवेली में केवल सन्नाटा था और कुछ नहीं। यहाँ कोई है। उसकी आवाज दरवाजों पर दीवारों से टकराकर वापस आई। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने ऊपर देखा, वहां एक छाया खड़ी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। रागनी पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक धीमी कराहट उसके कानों में पड़ी। वह डर के मारे कांप उठी। उसने देखा, एक टूटी कुर्सी के पास जमीन पर कोई बैठा था। एक औरत, उसकी सड़ी धूल और खून से सनी थी और उसके लंबे बाल जमीन पर घसीट रहे थे। तुम कौन हो? रागनी ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरे अंधेरे की लकीरें थीं। मैं दासी हूँ, इस हवेली की आखिरी दासी। रागनी की सांसें अटक गईं।
उसके पिता ने कभी बताया था कि इस हवेली की दासी चंपा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? दासी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो आंसू लाल थे, खून के। रागनी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से कान फाड़ू चीखें उठने लगीं। किसी को जिंदा जलाया जा सकता। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर एक दरवाजा खुला, खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वहां कुछ नहीं हिल रहा था। रागनी ने टॉर्च उस और घुमाई, और सैकड़ों जली हुई आत्माएं उसके सामने खड़ी हुई थीं। रागनी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके पिता हमेशा इस हवेली से दूर रहने को कहते थे। क्या उन्होंने उसे इस भयानक सच से बचाने की कोशिश की थी? लेकिन फिर दासी चंपा ने अपनी कांपती उंगली से हवेली की एक और पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा किया। रागनी ने उस पर पड़ी धूल हटाई, और जो देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। उस तस्वीर में उसके पिता खड़े हुए थे, हवेली के मालिक की तरह। रागनी की आंखें तस्वीरों पर जमी रहीं। उसके पिता इस हवेली के मालिक, ये कैसे संभव हो सकता था? उसके पिता ने कभी इस हवेली का जिक्र तक नहीं किया, और अब ये तस्वीर। अचानक तस्वीर पर पड़े धूल के नीचे एक और चेहरा झलकने लगा। उसने धीरे धीरे कपड़े से उसे साफ किया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उस तस्वीर में उसके पिता के बगल में वही दासी खड़ी हुई थी। रागनी ने पीछे मुड़कर दासी की ओर देखा। चंपा की आंखें अब भी गहरी और उदास थी। तुम मेरे पिता को कैसे जानती हो? चंपा का चेहरा और भी भाव शून्य हो गया। वो सिर्फ मालिक नहीं था, वो इस हवेली के सबसे बड़े गुनहगार भी थे। रागनी की रगों में खून जमने लगा। क्या कह रही हो तुम? चंपा ने कांपती उंगली से हवेली के एक पुराने दरवाजे की ओर इशारा किया। एक बंद तहखाना, जिसके पीछे सदियों का एक काला सच छुपा था। रागनी धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दीवारों पर लगे पुराने तेल के दीपक अब भी जल रहे थे, मानो कोई अब तक वहां रहता हो। इस तहखाने को कभी नहीं खोलना चाहिए था, चंपा ने फुसफुसाया। रागनी ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक झटके से उसकी कलाई पर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ महसूस हुई। उसने घबराकर हाथ पीछे खींचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तहखाने का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया, और अंदर का अंधकार जैसे पूरे माहौल को निकलने लगा। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब चिन्ह थे, और वहां से आती थी सिसकियों की आवाज। रुक जाओ! चंपा ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन रागनी ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वे आगे बढ़ी, और अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, कंकालों का ढेर पड़ा हुआ था। वह चीख पड़ी, लेकिन तभी तहखाने की हवा अचानक भारी हो गई। एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी। तुम वापस क्यों आई हो? रागनी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन हो तुम? आवाज और पास आ गई। ठंडी हवा ने उसके गले को जकड़ लिया। मैं वही हूँ, जिसे तेरे पिता ने मौत के हवाले किया था। रागनी के सामने अचानक हवा में एक आकृति उभरने लगी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गड्ढों में धसी हुई, और शरीर हड्डियों में झूलता हुआ।
मेरे पिता ने। हाँ, उसने हमें मारा था, हमारी आत्माओं को इस हवेली में कैद किया था। रागनी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो उस कमरे में जाओ। नकौती ने खाने ने आखिरी दरवाजे की ओर इशारा किया। रागनी कांपते हाथों से दरवाजे को धकेलने लगी। चंपा ने पीछे से पुकारा, मत करो, वहां जो मिलेगा उसे सह नहीं पाओगी। लेकिन रागनी अब पीछे हट नहीं सकती थी। दरवाजा खुलते ही अंदर की दीवारों पर खून के छींटे दिखे। बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर एक जंजीर से जकड़ा हुआ इंसानी कंकाल था। रानी के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उसकी चीख अब और भी गहरी हो गई जब उसने कंकाल के पास पड़ा एक सोने का लॉकेट देखा। वही लॉकेट जो उसके पिता हमेशा पहनते थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से चंपा की आवाज आई, क्योंकि ये तुम्हारे पिता का कंकाल नहीं। रागनी ने चौंक कर उसे देखा। चंपा की आंखें अब अंधेरे में चमक रही थीं। तुम्हारे पिता इस हवेली के मालिक नहीं थे, बल्कि इस खुद हवेली के सबसे बड़े भूत थे। रागनी की सांसें तेज हो गईं। मतलब मेरे पिता भूत थे? चंपा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराहट में कुछ अजीब था। हाँ, और अब तुम इस हवेली का हिस्सा बन चुकी हो। रागनी कुछ समझ पाती, उसने पहले तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर से अंधेरे में हजारों कान फाड़ू चीखें गूंजने लगीं। तुम अब कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। रागनी ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रागनी तहखाने के बंद दरवाजे को धक्का मारती रही, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हर दिशा में भयानक फुसफुसाहट आ रही थी। तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुकी हो, चंपा की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जब रागनी ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक तहखाने में जलते हुए दीपक बुझने लगे। हर तरफ खूब अंधेरा छा गया और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रागनी की रूह कांप गई। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। छोड़ दो मुझे, वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दरारों में ही खो गई। तभी अचानक अंधेरे में लालटेन की हल्की रोशनी चमकी। रागनी ने देखा वह तहखाने के बीचों बीच खड़ी हुई थी और उसके चारों ओर सैकड़ों भूत आकृतियों से खड़ी थी। उनकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उनके मुंह से भयानक सिसकियां निकल रही थीं। कुछ की गर्दनें आधी कटी हुई थीं, तो कुछ के शरीर जले हुए थे। हमारी आत्माएं मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। एक जली हुई आत्मा आगे आई और बोली, तेरे पिता ने हमें धोखा दिया था। उसने हमें मारकर इस हवेली में कैद कर दिया। रागनी ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ किसी ठोस चीज से टकराई। जब उसने पलटकर देखा तो वहां चंपा खड़ी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके ओंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैंने तुमसे कहा था ना, ये हवेली छोड़ दो। रागनी का पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। चंपा की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हें सच जानना ही था। रागनी ने तेजी से लालटेन उठाई और उसकी रोशनी चंपा के चेहरे पर डाली, और तभी चंपा की त्वचा झुलसने लगी
उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तुम भूत हो? चंपा ने चीखते हुए रागिनी की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। तहखाने में अचानक एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह वही दरवाजा था जिसे देखकर पहले चंपा ने रागिनी को रोका था। रागिनी ने जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। अगर तुमने इसे खोला तो तुम्हें वो सच में दिखेगा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। रागिनी ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें भय से फैल गईं। वहां एक पुराना पलंग पड़ा हुआ था और उस पर बैठी थी उसकी माँ। रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने सिर उठाया, उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरा झुलसा हुआ था। रागिनी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आवाज गूंजते ही पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून रिसने लगा और हवेली की पुरानी पेंटिंग से आंखों के आंसू टपकने लगे। रागिनी की धड़कन तेज हो गई। फिर तुम कौन हो? उसकी माँ की जगह अब कोई और खड़ा था, एक तांत्रिक जिसका चेहरा अर्ध जला था। मैं वो हूँ जिसने इस हवेली को श्राप दिया था। और इसके साथ ही हवेली की दीवारें गिरने लगीं। रागिनी जोर से चीखी। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। छत से धूल और लकड़ी के टुकड़े गिर रहे थे। तहखाने में खड़ी रागिनी अब भी उस अर्धजले तांत्रिक को घूर रही थी, जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। तांत्रिक हंस पड़ा। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम्हारे पिता इस हवेली के सबसे बड़े गुनहगार थे। उन्होंने मुझे मारा, लेकिन मैं इस हवेली के हर कोने में मौजूद हूँ। रागिनी ने अपने चारों ओर देखा। तहखाने की हर दीवार पर अब खून से अजीब संकेत उभर रहे थे। और तभी चंपा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। रागिनी भागो, ये तांत्रिक तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गूंजती चली गई और अचानक हवेली की दरारों से भूत की चीखें गूंज उठी। चारों ओर धुंध फैल गई और जब वह हटी तो रागिनी के चारों ओर सैकड़ों आत्माएं खड़ी हुई थी। उनकी लाल आंखें थीं, चेहरों पर गुस्सा था। हमें मुक्त करो। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक आत्मा आगे बढ़ी। वह जली हुई आत्मा जिसे उसने तहखाने में देखा था। तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया था। उन्होंने तांत्रिक की शक्ति चुराने के लिए हमारी बलि दी थी। और जब तांत्रिक ने बदला लेने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। रागिनी ने कांपते हुए पूछा, तुम अब मैं क्या करूं? तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कुछ नहीं कर सकती। तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुकी हो। रागिनी ने चारों ओर देखा। हर आत्मा का चेहरा दर्द में था। चंपा की हालत और खराब हो रही थी। वह मुश्किल से बोल पा रही थी। रागिनी ने ये हवेली तब तक नहीं टूटेगी जब तक कोई इससे अपने खून से मुक्त न करे। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। मतलब? चंपा ने कांपते हुए हाथ से जमीन पर बने एक अजीब चिन्ह की ओर इशारा किया। यहाँ बलिदान देने से इस हवेली का श्राप टूट सकता है। रागिनी समझ चुकी थी। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई और अपने हाथ में पड़ी पुरानी चाकू उठाई।
अगर मेरा बलिदान इस सब आत्माओं को मुक्त कर सकता है तो यही सही होगा। और ये कहकर उसने अपने सीने में चाकू उतार दिया। रागिनी की चीख गूंज उठी और उसी पल हवेली जोर जोर से हिलने लगी। तांत्रिक जोर से चिल्लाया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रागिनी का खून जमीन पर गिरते ही हवेली की दीवारों से आत्माएं बाहर निकलने लगीं। वे तांत्रिक की ओर बढ़ीं, उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवेली के अंधेरे में खींचकर ले गईं। हवेली की छत गिरने लगी, दीवारें टूटने लगीं। चंपा की आंखों में आंसू थे। रागिनी, तुमने हमें बचा लिया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली की ओर गए तो वह सिर्फ राख और टूटी हुई दीवारें बची हुई थीं। रागिनी की कोई निशानी नहीं थी, लेकिन हवेली के बीचों बीच एक सफेद फूल खिला हुआ था। गांव वाले जानते थे रागिनी मरी नहीं थी, वह हमेशा इस हवेली की रखवाली करेगी ताकि कोई और इस श्राप का शिकार न बने। और तब से हवेली को मुक्त आत्माओं का मंदिर कहा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो का एंड हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको किस प्रकार की स्टोरी पसंद है, कमेंट में बताइएगा ताकि उस स्टोरी पे हम प्रयास करेंगे वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं और अपना नाम जरूर बताइएगा ताकि अगले स्टोरी में आप लोगों का सम्मानपूर्वक नाम ले सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी स्टोरी के साथ।